क्लास 11th का जो इंग्लिश मीडियम का टाइमिंग चल रहा था 10 से 11, 10 से 11 ही कंटिन्यू रहा था। लेकिन दिक्कत क्या है कि स्कूल का टाइमिंग 9 से 5 है, 9 से 5। और ट्रेनिंग में और ज़्यादा टाइट किए हुए रहता है, तो उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। वो तो संजोग बढ़िया था कि 12th का क्लास ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से उसका टाइमिंग नहीं है। उसका रहता तो और बड़ी परेशानी हो जाती। अभी हिंदी मीडियम का टाइम सुबह में 6 से 7, 7 से 8 की है, 8 से 9 आप लोग का किए और हो गया। यही तीन टाइम मेरे पास फ्री है अभी। जब आप 12th में जाएंगे तो हो सकता है कि शाम में टाइम फ्री हो मेरा, लेकिन अभी वो टाइम फ्री नहीं है। तो हम इतना ना मजबूर हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं। देखते हैं, जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन रिजाइन करेंगे। तो कर ही देंगे, कर देंगे, कर देंगे। क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा। ठीक है, अच्छा है, कर दो। जो आदमी रिजाइन देने के लिए तैयार है उसको सस्पेंड होने में क्या दिक्कत है। देखो, बहुत सारी बातें हैं, लोगों को साबित करके दिखाना होता है कि आप क्या है। एक दूसरा बात है, नहीं, एक दूसरा बात यह है कि यदि अगल बगल में कहीं दे दिया तो पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, अब बात नहीं करेंगे, चलिए लिखिए तो। देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे गुनाहगार हैं हम, खास करके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इस मामले में हमसे गलती हुई है और ये गलती हम जानबूझकर नहीं की, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा, आप एक बात बताइए, यदि हम 8 से 9 में नहीं पढ़ाएं तो दूसरा कोई टाइम ही नहीं है। ऐसे में तो कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। क्या पूर्ण रूप से छोड़ देना उचित है? उसी को ना मैनेज करने के लिए यूट्यूब पर लाइव दिया गया। या मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर आए तो लाइव क्लास है। आप यदि मान लीजिए कि अभी 8 से 9 में कहीं क्लास रहता है तो आप उनके जगह क्लास कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो एक ऑप्शन है ना कि आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। 21 या 22 को फाइनल नोटिस हम आपको दे देंगे कि आगे का क्या प्लान है। आपको सही लगेगा तो आप जुड़े रहिएगा, नहीं सही लगेगा तो आपको जहाँ इच्छा होगा वहाँ पढ़ लीजिएगा। हम आपको रोक नहीं सकते हैं। तो बस बात इतनी सी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप हमको समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हम किए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, इसीलिए ऐसा हुआ है। चलिए, हेडिंग डालेंगे, साथ साथ लिखते जाइएगा तो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर के इफेक्ट को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको एक इक्वेशन जानना पड़ेगा। लिखेंगे, लिखते जाइएगा साथ साथ, रुकिएगा मत। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। 12th के 4th यूनिट में आप एक इक्वेशन पढ़िएगा जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। इस आर्हेनियस इक्वेशन में इक्वेशन है लॉग के सी। आप इसको के ई भी लिख सकते हैं। के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट। के ई कह दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक ही बात हुआ ना। के सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। ये एक समीकरण है, ये एक इक्वेशन है। अभी आपको इस इक्वेशन के बारे में हम डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो जब 12th में जाइएगा तो इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि कौन चीज क्या है इस इक्वेशन में। के सी क्या है, टी क्या है, ए क्या है, डेल्टा एच क्या है, वेयर, ताकि हम इससे संबंधित जब कुछ बात बताएं तो आपको समझ में आए। बताइए तो, के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर है गैस कांस्टेंट।
डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी, टी है टेम्परेचर, और ए है आर्हेनियस कांस्टेंट। ये सब क्या है, इस सब बात से आप ज्यादा मतलब मत रखिए, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत आपको है नहीं। बस एक बात ध्यान से सुन लीजिए, डेल्टा एच का वैल्यू, ए का वैल्यू और आर का वैल्यू, ये तीन चीज का जो वैल्यू होता है ना, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब इसका क्या मतलब, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से डेल्टा एच के वैल्यू पर, ए के वैल्यू पर और आर के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो जरा बताइए कि ए पर कोई असर पड़ेगा नहीं, आर पर कोई असर पड़ेगा नहीं, डेल्टा एच पर कोई असर पड़ेगा नहीं, तो टी के बढ़ने या घटने का सीधा असर किस पर पड़ेगा, केसी पर। यहां से एक बात स्पष्ट होती है कि केसी जो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, इसका मान भी बदल सकता है। और एकमात्र चीज है टेम्परेचर जो केसी के वैल्यू को बदल सकता है। केसी एक कांस्टेंट होते हुए भी बदल सकता है, किस चीज से, टेम्परेचर से। यानी टेम्परेचर बदल सकता है किसी को, बस ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, आगे की बात आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो यहां तक पहुंचे फटाफट। और ये सब बात आपको पढ़ना कहाँ है, अभी जितना बात बोर्ड पर लिखा हुआ है ये कहाँ पढ़ना है, ट्वेल्थ में। बस हम इसका हेल्प ले रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा, तुम लोग को ही बोले, क्या लिख चुके हैं आप? अरे तो बैठे हुए हैं, लिखिए जल्दी। केमिकल रिएक्शन तीन तरह का होता है। एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है आइसोथर्मिक रिएक्शन। बताइए तो इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट गेन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। और आइसोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, जिस रिएक्शन में हीट ना ही गेन होता है और ना ही लॉस होता है। क्लियर है ये? अब देखो, कोई केमिकल रिएक्शन यदि हो रहा है तो वो इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या आइसोथर्मिक है, इस बात को बर्तन को छू के समझा जा सकता है। बर्तन यदि गर्म हो गया तो एक्सोथर्मिक है, बर्तन यदि ठंडा हो गया तो इंडोथर्मिक है, और बर्तन के टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ा तो वो आइसोथर्मिक है। लेकिन कॉपी पर, किताब में, बोर्ड पर हम कैसे लिखेंगे या कैसे आप समझेंगे कि ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, आप इस बात को समझिए। चेंज करें इसको। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ना, वो तीन अलग अलग केस में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है इंडोथर्मिक का केस, एक होता है एक्सोथर्मिक का केस, और एक होता है आइसोथर्मिक का केस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडोथर्मिक वाला केस, फिर पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक वाला केस, फिर पढ़ेंगे आइसोथर्मिक वाला केस। एक समझ जाइएगा बस सब समझ में आ जाएगा, एक नहीं समझिएगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। और दिमाग में ये सेट रखना कि के बदलने से के या के सी बदलेगा। अच्छा एक बात बताओ तो, यदि डेल्टा एच आर और एक कांस्टेंट हो जाए तो टेम्परेचर के बढ़ने से केसी का मान बढ़ेगा या घटेगा? मैथमेटिकल चीज है ये, बोलिए। घटेगा। तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, यदि ये माइनस नहीं होता
तो टेम्परेचर के बढ़ने से केसी का मान घटता, लेकिन इस माइनस होने की वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से केसी का मान बढ़ेगा और टेम्परेचर के घटने से केसी का मान घटेगा। एक्चुअल में होता क्या है वो समझिए। ऊपर वाला का संबंध बराबर के दोनों तरफ, ऊपर वाला का संबंध ऊपर वाले के साथ सीधा होता है, मतलब बढ़ने से बढ़ेगा घटने से घटेगा, जबकि ऊपर वाला का संबंध नीचे वाले के साथ उल्टा होता है, बढ़ने से घटेगा घटने से बढ़ेगा। लेकिन जब ये साइन माइनस का लग जाए तब उल्टा हो जाता है, ऊपर वाले के साथ उल्टा संबंध और नीचे वाले के साथ सीधा संबंध। मतलब इस केस में टेम्परेचर के बढ़ने से केसी बढ़ेगा, टेम्परेचर के घटने से केसी घटेगा। यानी आप नीचे वाले और ऊपर वाले के बीच रिलेशन देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि ओवरऑल वो वैल्यू निगेटिव है या वैल्यू पॉजिटिव है। यदि पॉजिटिव रहता, यदि ये प्लस रहता तो टेम्परेचर बढ़ेगा केसी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो केसी बढ़ेगा। लेकिन यदि यहां पर माइनस है तो उल्टा बात होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो केसी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो केसी बढ़ेगा। इस चीज का इस्तेमाल हम आगे करेंगे और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, वो सिंपल मैथमेटिक्स है। यदि आप घर पर जाके सोचिएगा, यदि आपको अभी ये बात नहीं समझ में आई तो घर पे जाके सोचिएगा तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी कि ये कैसे हो रहा है। क्या आगे बढ़े अब? लिखिए, साथ साथ लिखिए। केस 1, और इंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले जानो बाबू, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। अब क्या लिख दिए हम डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव, अब इसको यहां समझिए, देखिएगा ध्यान से। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें ए क्यू कैलोरी एनर्जी को गेन करके, यानी क्यू कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करता है किसमें? बी में। सुनिएगा ध्यान से, ए किस में कन्वर्ट कर रहा है? बी में। इस दौरान ये क्या कर रहा है? ए क्या कर रहा है? क्यू कैलोरी एनर्जी को गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है तो कैसा रिएक्शन? एंडोथर्मिक। अच्छा, यदि यही क्यू कैलोरी इधर ना लिख के उधर लिखा हुआ होता, इसका मतलब गेन नहीं हो रहा है, रिएक्शन के दौरान हीट लॉस हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाता? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन को इस तरह से दिखाने का तरीका होता है। यदि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए कि वो कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक। एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि लिख देगा ए कन्वर्ट करता है बी में, और यहां पर लिख देगा कोमा, और कोमा के बाद लिखेगा डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव। जिस किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा वह सारा का सारा रिएक्शन कैसा होगा? इंडोथर्मिक। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। यहां पर तो प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव लिखने की क्या जरूरत है, यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस क्यू कैलोरी, क्योंकि क्यू कैलोरी एनर्जी ही ना गेन किया है। अब थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। ए एक सब्सटेंस है जिसकी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, यही ए किसमें कन्वर्ट किया? तो ए अपना सारा का सारा एनर्जी किसको दिया? बी को। लेकिन इसको बनाने के दौरान वो क्यू कैलोरी एनर्जी को गेन भी तो किया। इसका मतलब है कि इसका जितना अपना एनर्जी था वो और जो गेन किया वो सब मिलके क्या बना? बी। अब बताइए कि किसकी एनर्जी ज्यादा? बी की ज्यादा और ए की कम। डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट का एनर्जी कम। ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही ना मिलेगा, इसीलिए डेल्टा एच पॉजिटिव। अच्छा, कितना कितना अंतर आया? तो जितना ग्रहण करेगा उतने का अंतर आया। अरे ए बिना एनर्जी लिए दिए कन्वर्ट कर जाता बी में, तो जितना एनर्जी ए का होता उतना एनर्जी बी का होता, डेल्टा एच का मान जीरो हो जाता और वो आइसोथर्मिक रिएक्शन हो जाता। आइसोथर्मिक का मतलब वहां पर हीट का लॉस गेन नहीं हुआ। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन को इस दो तरह से दर्शाया जा सकता है। ध्यान रहे, क्यू कैलोरी एनर्जी है, ये रिएक्टेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट भी नहीं है। समझ में आया यहां तक? लिखिए। पूछा जाता है ना, बोला कीजिए। जिसे हम पढ़ाते रहते हैं तो इस तरह का हम एक्सप्रेशन देते हैं कि आप उस वक्त बोलिए कुछ, आप मुंह बंद किए हुए रहते हैं। मुंह बंद किए हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि शायद आपका दिमाग ही बंद रहता है। दिमाग खुलेगा तब ना मुंह खुलेगा।
किस्सा तो भनर भनर कौन सी कर रहा है रे, पगला उगला गया क्या? हद स्थिति है, जब बोलने का है उस समय तो बोली निकलेगा नहीं, अभी भनर भनर करोगे। ये सब बीमारी कहाँ से लाया हो? लिख लिए? चलिए आगे लिखिए तो। वी नो दैट, लिखिए साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि रुकना मुश्किल है, बातें बहुत सारी हैं और सबको खत्म करना है विद इन टाइम। क्या इक्वेशन आप पढ़े थे? log kc इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। हम यहां पर लिखते हैं इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। आप ये बताइए कि डेल्टा एच का मान यदि आप पॉजिटिव रखेंगे तो हम लिख सकते हैं log kc इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं? प्लस माइनस माइनस। अब आप बताइए कि इस इक्वेशन में कोई छेड़छाड़ होगा? जो पहले था वही बाद में है। अब यही इक्वेशन आपको समझाएगा कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के द्वारा कैसे प्रभावित होता है। क्या लिख चुके आप यहां तक? सुनिए, अभी जो रिएक्शन था वो रिएक्शन बताइए क्या था? ए कन्वर्ट कर रहा था किस में? बी में। मान लो ये रिएक्शन कितना डिग्री सी पर हो रहा है? 25 डिग्री सी पर। बताओ तो इसके केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू बाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर, यही ना लिखाएगा। अब आप ये बताइए कि 25 डिग्री सी पर यदि ये रिएक्शन हुआ तो निश्चित है कि कुछ समय के बाद ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो उस टाइम बी का कुछ कंसंट्रेशन होगा, ए का कुछ कंसंट्रेशन होगा, बी के कंसंट्रेशन को ऊपर रखेंगे, ए के कंसंट्रेशन को नीचे रखेंगे तो केसी का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए कि मान लीजिए कि 25 डिग्री सी पर केसी का मान आया कितना? 5, ये मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 25 डिग्री सी से बढ़ा के कर देंगे 50। तो हम यहां पर 25 से को क्या कर दिए? 50, यानी हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए। तो टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो इससे केसी बदलेगा या नहीं बदलेगा, सो बताइए। बदलेगा, क्योंकि अभी तुरंत बताया गया कि केसी का मान टेम्परेचर के बदलने से बदल जाता है। तो बदलने का तो दो मतलब होगा, या तो ये 5 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो 5 से कम हो जाएगा। अब आपको असली सोचना ये है कि ये 5 से ज्यादा होगा या 5 से कम होगा। बताइए क्या होगा? 5 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत हम देखें कि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो टी के बढ़ने से केसी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन कैसा लगा हुआ है? कैसा साइन लगा हुआ है? माइनस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो केसी बढ़ेगा, सो केसी बढ़ गया। मान लीजिए 5 से ज्यादा जो वैल्यू आपको लेने का मन है आप ले सकते हैं, 6, 7, 8 कुछ भी, लेकिन जो भी लेंगे 5 से ज्यादा लेंगे। तो 5 से ज्यादा ले लिए कितना? 6। अब आप एक रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। अब यहाँ असली मोर यही है समझने का। ये रिएक्शन 25 डिग्री सी पर इक्विलिब्रियम पर चला गया था, और आपने उस समय केसी का मान भी कितना निकाला? 5। तो केसी का वैल्यू निकल गया। यदि आप टेम्परेचर इधर उधर नहीं करते तो केसी का वैल्यू फिक्स है, 5 ही रहता, उससे डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया, इस रिएक्शन के टेम्परेचर को 25 डिग्री से कर दिया, यानी जिस बर्तन में रिएक्शन चल रहा था उस बर्तन को आप गर्म करने लगे। गर्म करने लगे तो उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? 50 डिग्री से। और जैसे ही 50 डिग्री से हुआ, बस केसी का मान गया बढ़, यानी केसी का मान 5 से क्या हो गया?
6। तो बताइए केसी का मान 5 से यदि 6 हुआ तो आपको लगता है कि जो मान बी का जो मान ए का पहले होगा वही मान बाद में भी होगा? इसका मतलब है कि जरूर इसका कंसंट्रेशन बदल गया होगा तभी केसी का मान बदला। तो इसका यदि कंसंट्रेशन बदला होगा दोबारा इक्विलिब्रियम पर आते आते, तो निश्चित है कि ऊपर वाला बढ़ा होगा नीचे वाला घटा होगा, तब ओवरऑल वैल्यू बढ़ा। हाँ या ना? ऊपर वाला बढ़ा होगा नीचे वाला घटा होगा, इसीलिए केसी का मान बढ़ा। तो ऊपर वाला बढ़ेगा कब? जब बी ज्यादा बने। इसका मतलब बी बने और ए खर्च हो। ये तो तभी ना संभव है जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में भाग जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब देखा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना। पहले स्थिर था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल था। जैसे ही आप टेम्परेचर 50 डिग्री सीखिए, बस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। उस डायरेक्शन में चलने लगा जिस डायरेक्शन में उसको एनर्जी की जरूरत थी, जिस डायरेक्शन में वो एनर्जी को गेन कर रहा था। अब समझ में आया कि कैसे डिस्टर्ब हुआ? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन value of equilibrium constant increases with increase in temperature and reaction moves in forward direction. It means temperature is favorable for endothermic reaction. हाँ या ना? आप ऐसे समझिए, किसी रिएक्शन को टेम्परेचर की जरूरत है और आप उसको टेम्परेचर, किसी रिएक्शन में को हीट की जरूरत है और आप उसको हीट दे रहे हैं, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हीट दे रहे हैं। तो आप बताइए कि आप उसके पक्ष में काम कर रहे हैं या विपक्ष में काम कर रहे हैं? आप उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, रिएक्शन जो चाह रहा है वो आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसके फेवर में काम कर रहे हैं। क्लियर है ये? इसका मतलब है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में होने लगेगी, क्योंकि आप रिएक्शन के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए आप 4 दिन के भूखे हैं और कहीं पर गए और आपको कोई खाना दिया, तो आपके पक्ष में काम किया या विपक्ष में? पक्ष में। यानी इस वक्त खाना आपके लिए सहयोगी है, आपके लिए फेवरेबल है, आप चाहेंगे कि हमको खाना मिले। क्लियर है ये? अब एक इसका दूसरा पक्ष भी है, उसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आप उतारिए तो यहां तक। आपको ये सब बात डाटा से ही समझनी पड़ेगी और डाटा लिखा जा चुका है। लिखिए जो लिखा हुआ है और नीचे एरो देख के लिखेंगे। अच्छा ये बताइए खाना आपके लिए कब विपक्ष में काम करेगा? जब लल्ली तक दे ले रहेंगे पहले से। अरे मान लो कि 5 जगह भोज था एक के दिन, 5 जगह गए, सब तुम्हारा एकदम नजदीकी था, सब खिला दिया, रसगुल्ला यहाँ तक मुंह में लटका हुआ है, और तुम उसके बाद आया हमारे यहाँ, हम तुमको सर दिखे बोल दिखे रे खाना पड़ेगा। अब बताओ अभी यदि हम जबरदस्ती खाना खिलाएं तो ये तुम्हारे पक्ष में है? पता चलेगा एक रसगुल्ला दिया अंदर से 10 को फेंक दिया बाहर, ऐसा होगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि खाना हमेशा फेवरेबल आपके लिए नहीं है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली यही बात है, इसमें एनर्जी चाहिए, आप एनर्जी दिए तो आप इसके फेवर में काम किए। अगला केस जो है देखिएगा उल्टा हो जाएगा। लिख लिए यहां तक? लिखेंगे इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, in case of endothermic reaction, value of equilibrium constant increases with increase in temperature, and reaction moves in forward direction. It means we can say that temperature is favorable for endothermic reaction. क्या सबको समझ में आया?
कि टेम्परेचर कैसे प्रभावित कर दिया इक्विलिब्रियम को। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बदलेगा तो निश्चित है कि इक्विलिब्रियम पर जब दोबारा रिएक्शन जाएगा तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बदल जाएगा। लिखेंगे केस टू, लिख लिए, लिखिए एक्सोथर्मिक फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम इसी में करेक्शन कर रहे हैं, यहां पर 2 करेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा बोलो, निगेटिव। यहां पर ये प्लस क्यू कैलोरी है, ये क्या लिखा है बताओ तो, ए प्लस बी, नो नो नो, ए कन्वर्ट कर रहा है किसमें, बी में, और साथ साथ ये क्यू कैलोरी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, यहाँ डेल्टा एच का मान निगेटिव होगा। एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमेशा निगेटिव होता है, और इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। हम जानते हैं कि वी नो दैट लॉग के सी बराबर ये तो आप पहले से जानते हैं, इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव। अब बताइए आप यदि डेल्टा एच निगेटिव लेंगे तो माइनस, अब माइनस डेल्टा एच क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा एच। उल्टा बात होने लगा ना, यहीं से पहुंचिए यहाँ तक, जहां तक लिखा हुआ है बोर्ड पर उसको लिखिए। हो गया लिखा हुआ, इक्वेशन को आगे बढ़ा दीजिए। क्या करेंगे, इक्वेशन आगे बढ़ाइए खुद से। यहाँ पर क्या किए थे, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 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 डेल्टा एच, हाँ या ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब आप बताइए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो केसी घटेगा, उल्टा हो गया ना, वहां पर बढ़ा था तो बढ़ा था, यहाँ घटेगा तो बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस इक्वेशन तक पहुंचिए, इसको घेरिए। ये जो घेरा हुआ पार्ट है इसको लिखिए। क्या बढ़े आगे, अब रुक जाइएगा, अब लिखिएगा मत। मान लीजिए कि फिर से यही रिएक्शन है, सेम वही 25 डिग्री सी पर केसी निकालने का यही फॉर्मूला, तरीका यही होगा। एक बार फिर से आपको मान लीजिए कि 25 डिग्री सी पर केसी का मान कितना आ गया, 5। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी का मान घटेगा, घट के 4 3 2 1 कुछ होगा, लेकिन घटेगा ये तय है। तो यहां पर लिख देते हैं कितना, 4। अब आप बताइए कि वैल्यू केसी का घट गया, इसका मतलब ऊपर वाला घट गया, नीचे वाला बढ़ा, यानी ये बढ़ा, ये घटा, और इसका तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी आप टेम्परेचर देने लगे तो उल्टा पांव भागा, इसका मतलब रिएक्शन पीछे खिसक गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। तो थोड़ा आप ही सोचिए कैसे फेवरेबल होगा, रिएक्शन खुद एनर्जी को रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हीट को रिलीज करके अपने आप को स्टेबल कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं उसको, आप हीट दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं या अनस्टेबिलिटी की तरफ, अनस्टेबिलिटी की तरफ। इसका मतलब आप उसके हिसाब से उल्टा काम कर रहे हैं, कहां से फेवरेबल होगा, भाग गया रिएक्शन पीछे की डायरेक्शन में। अब समझ में आया, एग्जैक्टली वैसे ही कि चार चार जगह से खाना खा के आए, लल्ली तक खाए हुए हैं, और तीसरा पचमा जगह गए तो वो भी आपको खाना खिलाने लगे। बताइए कहीं से फेवरेबल है,
आपको भूख लगा होगा तब खाना मिलेगा तो ये फेवरेबल है। अब भरदम खाए हुए हैं फिर आपको खाना मिलेगा तो ये कहीं से आपके लिए फेवरेबल नहीं, सब फेंकेगा, ये फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर बताओ हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बोलिए। वही जो पॉइंट लिखा हुआ था, इस पॉइंट को थोड़ा देखिए तो। हम लिखेंगे इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड रिएक्शन मूव्स इन backward direction. It means we can say that temperature is unfavorable for exothermic reaction. Yes or no? लिखना शुरू कीजिए। नहीं, पहले आप ये लिखे, इसको लिखिए पहले। ये रिएक्शन मूव कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये जो डाटा यहां पर लिखा गया है ना, ये सिर्फ समझने और समझाने के लिए लिखा गया। आप हेल्प के लिए इस बात को लिख लीजिए, ये डाटा रहेगा तो तुमको समझने में आसानी होगी कि हम क्या क्या बोले थे। नहीं तो जनरली लोग इसको भूल जाते हैं। अभी आप समझ लिए, 10 दिन 20 दिन के बाद पूछेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हाँ हुआ क्या था। और ऐसे भी नहीं पता चलेगा यदि आप बार बार इसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तो। ये सब भूलने वाली बात। लिखेंगे इन केस ऑफ, चेंज करो इसे, इन केस ऑफ, हम करेक्शन कर देते हैं इसमें, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट decreases with increase in temperature and reaction moves in backward direction. It means we can say that temperature is unfavorable for exothermic reaction. क्या जी क्लियर है ये? इस साइड बीपीएससी में ना किसी का रिजल्ट हुआ नहीं है, ठीक है, किसी भी टीचर का नहीं। एक का हुआ है तो उतना लोग जानते उनको नहीं थे, एक वो इधर मेरा ही हुआ, बाद बाकी सब नॉन बीपीएससी वाले लोग रह गए। अब दिक्कत क्या है कि सारे वैसे लोग जो पूर्ण रूप से कोचिंग पर हैं, और हम भी पहले वही थे और अब ज्वाइन कर लिए, तो इन लोगों का एक कमिटी तैयार हो गया, एक लॉबी तैयार हो गया। अब लॉबी तैयार करके ये लोग कभी फोन पर कभी मीटिंग करके अंडसंट प्लान बनाते हैं ताकि वो हमको किसी भी तरीके से तोड़ सकें कोचिंग के मामले में, क्योंकि उस मामले में तो कुछ करने का औकात नहीं है। तो जिसका जो औकात रहता है वही कर भी सकता है। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो आपको भी उलझाया जाएगा, आपको भी बहकाया जाएगा। और कहीं ना कहीं हम एक मौका दिए तो हैं टाइम बदल के, लेकिन आपको बस ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारी मजबूरी थी। और चूंकि सेशन के बीच में ये चीज़ हुआ, इसलिए हमको बीच में उल्टा पुल्टा करना पड़ा। 12th में जब आप जाएंगे तो एक टाइम फिक्स होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि रोज का रोज चेंज होता रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए आपसे एक बस निवेदन है कि आप सिर्फ हमको समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं आप सुनिए जरूर उनको, लेकिन आपको यदि कोई कन्फ्यूजन हो ना, तो उस कन्फ्यूजन को हमारे रिगार्डिंग यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उनसे उसको दूर मत करवाइए। आप कन्फ्यूजन को लिख लीजिए मन में या कॉपी पर, आप क्लास में आके हमसे दूर करवाइए कि सर ये सब बात है, ऐसा तो क्या इससे संबंधित क्या होगा। और आप यकीन मानिए, हम आपको बार बार कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। जो कमिटमेंट हम आपके साथ करेंगे उसको पूरा करेंगे किसी भी हाल में, और नहीं तो फिर कमिटमेंट ही नहीं करेंगे। यदि 12th में जब आप जा रहे हैं तो आप खुल के बता दें। यदि हमको लगेगा ना कि हम तुमको पढ़ा नहीं पाएंगे तो किसी दिन बोल देंगे कि आज लास्ट क्लास है, आज के बाद तुम लोग मत आना। चूंकि सेशन नया है, कोई भी टीचर अच्छे टीचर को ज्वाइन कर लीजिए यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो, और नहीं तो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो बहुत कम फीस में, मुश्किल से 200 से 300 फीस में हम आपको पूरा का पूरा सारा का सारा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। आप वीडियो लेक्चर परचेज कर लीजिए और संडे संडे आइए, अब फ्री में हम उसका कोई फीस आपको नहीं लेंगे, आप आराम से बैठ के पढ़िए। मतलब ये एक ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं।
ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि 200-300 में यदि आप वीडियो लेक्चर परचेज कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और कभी दिक्कत होगा तो नौकरी हुई है ना, जान थोड़ी गया है मेरा कि तुमको हमसे दर्शन नहीं होगा। तुम एक बार तनी खोजना हमको और हम ना मिले तो बताना। तुम खाली खोज के तो देखो, जरूरत तुमको है ना, तुम खोजोगे तो हम मिलेंगे तुमको। तुम संडे को टाइम ले लो। इस टाइप के लोगों का एक ग्रुप रहता है ऐप पर। ऐप में लिखेंगे, आप ऐप में लिखिए कि सर हमको जरूरत है, हम टाइम लिख देंगे, आप उस टाइम में आ जाइए। नहीं उपलब्ध रहेंगे तो बोलिएगा। हाँ, 5 मिनट 10 मिनट लेट सवेर हो सकता है, लेकिन बोल देंगे कि आएंगे तो मरते दम तक आएंगे। एकदम निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। हाँ, बीच में टाइमिंग को लेकर इस बार इस पूरे साल में ना आपका यात्रा बहुत खराब रहा है, ये एक सच्चाई है। और आपका जो एक अविश्वास आया है वो एकदम जायज है, हम समझते हैं इस बात को। लेकिन सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट हुआ था कि परेशानी हुई थी, और अब तो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसको तो आप बखूबी समझ सकते हैं। और यदि आप नहीं समझते हैं तो आप गधा है। एक सिंपल सी बात, टाइम चेंज किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बोल दिए कि अब नहीं पढ़ाएंगे। टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसमें आपको दिक्कत होगी कि मैथ का क्लास है या बायो का क्लास है या कोई अन्य क्लास है, फिजिक्स वाले सर से बात करके उनके साथ मैनेज किया गया। अब बताइए, हर आदमी के साथ तो मैनेजमेंट संभव नहीं है, मैनेज नहीं किया जा सकता है ना सब लोगों के साथ। तो जिनके साथ करना संभव था कर लिए। और यदि नहीं मैनेज हो पाया तो वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए घर पे जाके, क्योंकि सारा का सारा चीज पब्लिक मोड में चल रहा है, तो आप तो कर ही सकते हैं यदि आप करने वाले हैं तब। नहीं, आपके जेहन में सिर्फ यही है कि हमारा सिर्फ आप शिकायत करें कि ये कर दिए वो कर दिए, तो हमारे ख्याल से ये बहुत उचित नहीं है। गलत आप भी नहीं है लेकिन गलत हम भी नहीं है, तो ये बस आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमको समझ पाएंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और आज नहीं तो कल आप हमको समझ ही लीजिएगा कि हम गलत नहीं थे, हम बिल्कुल सही थे अपने जगह पर। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ 5-7 किलोमीटर के रेंज में यदि हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है। +2 वाले को पढ़ाते हैं सरकार, हमको उसी के लिए डिपुट किए। हम अपना नियुक्ति पत्र जो है ना, ज्वाइनिंग लेटर डाल देंगे ग्रुप में, देख लेना कि किसके लिए हुआ है किसको हुआ है। अभी तक हम कुछ भी न रिजल्ट डाले न कुछ भी नहीं डाले। इसलिए नहीं डाले क्योंकि हमारे जॉब के प्रति अनसर्टेनिटी है, कुछ बात फिक्स ही नहीं है कि हमको क्या करना है। आप कह रहे हैं कि कुछ हो कर देते हैं, यार तुमको पता चल रहा है कि कुछ हो कर देते हैं, हमको अपने नहीं पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमको खुद नहीं पता है कि हमको क्या करना है, क्या हम तुमको डायरेक्शन देंगे। लेकिन जो इस वास्तु स्थिति पैदा हुई है उसमें हम मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको और हमको परेशानी कम से कम हो। अभी देखिए, हमको 9 बजे स्कूल पहुंचना रहता है, स्कूल में 9 बजे पक्का घंटी लग जाती है। यदि अभी चेकिंग आ जाएगा तो हम उलझ जाएंगे, लेकिन हम आपका क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। प्रिंसिपल साहब को बोलें कि किसी तरह आधा घंटा मैनेज कीजिए, हम 9:30 बजे तक पहुंचेंगे। यहाँ से क्लास ओवर होगा, घर जाएंगे, खाना खाएंगे नहीं, खाना बंधा हुआ रहेगा, सिर्फ डिक्की में रखना है, सीधे स्कूल। तो इन सब चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा, यह वह पक्ष है जो आप नहीं देख पाते हैं। अभी यहां से हम निकलते हैं तो छटपटाइल निकलते हैं, तो इस सब चीज को आपको समझना पड़ेगा। टाइम, बस एक ही ना गलती हुई कि टाइम चेंज हुआ, और तो कोई बात नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अपना स्टेटमेंट भी देते हैं कि जब मन होता है जो मन होता है कर देते हैं। अरे जो मन होता है वो नहीं कर देते हैं, परिस्थिति करवा रही है अभी हमसे। एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, दिमाग स्थिर हो जाएगा, स्थिर होके हम फाइनल नोटिस आपको देंगे कि आपके साथ हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आप उसमें सहमत होंगे तो पढ़िएगा, नहीं सहमत होंगे तो मत पढ़िएगा। इससे हमको कोई गिला शिकवा भी नहीं होगी। कल के डेट में आप जब मिलेंगे तो हम आपके साथ वही व्यवहार करेंगे जो पहले करते थे। ऐसा नहीं है कि आज छोड़ दीजिएगा तो आपको हम अपना दुश्मन मान लेंगे, ये तो हमारा नेचर ही नहीं है। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो भी अच्छा, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी अच्छा, लेकिन आपसे बस निवेदन ये है कि गलत स्टेटमेंट कहीं भी किसी भी टीचर के पास मत दीजिए। बस हम आपसे ये चाहते हैं, आप हमको समझने का प्रयास कीजिए, हमारी परिस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए, इससे ज्यादा कुछ हम आपसे नहीं चाहते हैं। और पढ़ाई के मामले में जहां तक होगा हम आपको कोऑपरेट करेंगे, चाहे आप हमसे पढ़ें या ना पढ़ें। कल के डेट में यदि हम अगल बगल ज्वाइन करते हैं, आप कॉलेज में रहते हैं, तो वहां हम आपको कोऑपरेट करेंगे। सरकार हमको उसी चीज के लिए अलाउ ही की है जिस चीज को हम पढ़ाते हैं। अच्छा, इस बाकी लोग का इतना जल क्यों रहा है, उसका रीजन है कि किसी को हुआ नहीं, हमको हो गया, वो कहां से हमको अपने दल में मानेगा। उसको तो लगता है कि ये बगुला है, हम कौवा है, हम सब कौवा है।
नहीं लगता है ना कि झुंड में एगो निकल गया तो पच नहीं रहा है, पच नहीं रहा है तो परेशान है, परेशान है तो उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देते हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी बहुत परेशानी हमको भी होती है, लेकिन उस परेशानी को हम मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि व्यवस्था इतना है। मान लीजिए 8 से 9 दिए, नहीं बचा पाया, ऑनलाइन पढ़ लेगा, व्यवस्था तो ये भी है। अब कुछ लोग स्टेटमेंट देते हैं कि जब ऑनलाइन में पढ़ना रहता था हम उसको नहीं ज्वाइन कर लेते, उसको नहीं ज्वाइन कर लेते। अरे भाई, उसको नहीं ज्वाइन कर लेते, साल भर थोड़े आपको बोले कि ऑनलाइन में पढ़िए, साल भर तो हम आपको ऑफलाइन ही पढ़ाए, लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है, आप इसमें क्या तमाशा किए हुए हैं। यदि इस तरह की मजबूरी बनी है तो आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए उसको। और 12th के शुरुआत में आपको जो कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि तब तक तो सब फाइनल हो जाएगा ना, तब वहां दिक्कत नहीं होगा। तो वहां जब दिक्कत नहीं होगा तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। और हमको लगेगा कि हमसे पार नहीं लगेगा तुमको पढ़ाना, तो हम आराम से तुमको बता देंगे कि भाई पढ़ा हम नहीं सकते हैं। यदि उसके बाद भी एक विकल्प है कि तुम ऑनलाइन पढ़ो। इसमें भी मान लो कि तुम किसी टीचर को ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन, तो कहीं केमिस्ट्री ज्वाइन कर लो ऑफलाइन, मेरा भी लेक्चर ले लो, 200 300 बहुत सस्ता में दे देंगे, उस हमको सरकार रुपया देगी अब, तो हमको ज्यादा टेंशन इस सब चीज का नहीं है। लेकिन तुम्हारा पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इससे एक बात ये भी स्पष्ट हो जाएगा ना कि जहां तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो और जो हम पढ़ाए उसमें कितना का अंतर है, तो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ जाएगा कि क्यों बाकी लोग बीपीएससी के लिए एलिजिबल भी नहीं है और हम उसको क्वालिफाई क्यों किए। तो ये सब बोल के हम अपना बड़ाई खुद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि ये हमको बोलना पड़ रहा है, वो आप खुद फील कर लेंगे। लेकिन इन सब बातों के पीछे बस एक ही बात है कि बस थोड़ा सा भरोसा रखिए और अनसंट स्टेटमेंट मत दीजिए, हमारी परिस्थिति को समझने का सिर्फ प्रयास कीजिए। स्कूल से कॉल आ गया। हाँ हाँ, बस अब 2 मिनट में निकलेंगे। चलिए तो फटाफट ये जो उतार लिए ना, लिखिए तो केस 3। बस एक छोटी सी बात है, इसमें इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर आइसोथर्मिक रिएक्शन, एक दो लड़की बोल रही थी कि जब जो मन होता है करते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बात है, फलना है चिलना है। ये मथा की पैदल लेसन है यार, क्या करें हम तो। अब बताइए, 2 3 लड़की के चलते हम क्या अपना जॉब छोड़ दें। अजीब स्थिति है। ये नहीं कि हमसे आके बात करें कि सर अभी आप जैसे आपको शिकायत है हमसे, तो आप आके हमसे बोलिएगा ना कि सर हमको इस तरह की परेशानी है। आपको हम व्यवस्था नहीं करके देंगे तब ना बोलिएगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप 10 से 11 में आइए, यही रिकॉर्डिंग चला देगा, पढ़ लीजिए 10 20 दिन। क्या कोई परेशानी होगी क्या। अच्छा ज्यादा दिक्कत होगा तो संडे को हम बता देंगे। और ज्यादा दिक्कत क्या होगा, क्लासेस से आप फोन कीजिए ना, हम स्कूल में बैठले रहते हैं, कोई क्लास नहीं होती है ट्रेनिंग में, हम आपको वहीं से बता देंगे। लेकिन आप हमसे बोलिएगा तब ना हम आपको बताएंगे, आप दूसरे जगह जाके शिकायत कीजिएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। समझदार बनिए। फॉर आइसोथर्मिक रिएक्शन, बाबू आइसोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके डेल्टा एच का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि उसमें हीट का लॉस गेन नहीं होता है। अब बताओ तो, लॉग के सी बराबर होता है -ΔH/2.303 R/1/T प्लस लॉग है। इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच 0 होगा तो बताओ तो ये पूरा का पूरा टर्मिन 0 कर देगा। तो ऐसी स्थिति में लॉग के सी, यहाँ के 2 4 को टीचर इतना फालतू है ना, ये सब माइंड वॉश कर देते हैं बच्चा का। इसके बाद ही सब आप लोग स्टेटमेंट देते हैं। साल भर पढ़ाए हम, हमसे दिक्कत है तो हमसे नहीं बोलेंगे, जाके हड़ताली चौक पर जाके प्रचार करेंगे। दोनों तरफ से लॉग को हटा दे तो केसी बराबर ए। अब बताओ इसमें कहीं टेम्परेचर है, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने का, केसी का मान आर्हेनियस कांस्टेंट के बराबर हो गया। आर्हेनियस कांस्टेंट बदलेगा नहीं तो केसी का मान बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के केमिकल रिएक्शन में केसी का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ आइसोथर्मिक रिएक्शन वैल्यू ऑफ केसी, लिखिए तो नीचे, लिखिए तो, इन केस ऑफ आइसोथर्मिक रिएक्शन वैल्यू ऑफ केसी
In case of isothermic reaction, value of Kc is independent from temperature. It means independent of temperature. It means isothermic reaction is unaffected by temperature. It means isothermic reaction is unaffected by टेम्परेचर। क्या क्लियर है? ये कोई दिक्कत है इसमें? इसका आगे का बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो भी लोग नहीं आ रहे हैं, यदि उनको बोलेगा कि टाइम है तो 8 से 9 क्लास ज्वाइन कर लेने के लिए, यदि 8 से 9 टाइम नहीं है तो ऑनलाइन लेक्चर कर लेने के लिए, यदि दिक्कत होगा तो संडे को बोलेगा हमको फ़ोन करके टाइम ले लेने के लिए। व्हाट्सएप है, फ़ोन नंबर है, कहीं भी मैसेज करेंगे, हम संडे को आएंगे, ठीक है। और वैसे संडे को आएंगे क्या, संडे को आपका 8 से 9 हम क्लास रख देते हैं, तो बाकी लोग अपने आप आ जाएंगे। उस दिन बात कर लेंगे सबसे कि क्या दिक्कत चल रही है आप लोग के साथ। आइए अगला दिन। अरे सबको बोल देना, जहां भी भेंट हो बोल देना कि सर बोले, जाके दिक्कत है तो सबसे प्रश्न लिख